सुप्रभात सभी को। पिछली क्लासेस में हमने परवर्ती गुप्त काल के पहले वंश पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन जो कि प्रमुख राजा थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखते हैं कि जो दो वंश और हैं, मौखरी वंश और कलचुरी वंश। मौखरी वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या इनका इतिहास है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौखरी वंश के जो राजा थे उनका जो मूल निवास था या मूल स्थान था वो था गया अर्थात बिहार वाला क्षेत्र। 600 ईस्वी में कानकुब्ज नगर अर्थात किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। जो वर्तमान कन्नौज है उसका प्राचीन नाम था कानकुब्ज नगर। उत्तर प्रदेश में कानकुब्ज नगर या कन्नौज वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में मौखरी वंश की स्थापना हुई थी और वही उनका राजधानी क्षेत्र था। या हम कहें उत्तर भारत में हर्षवर्धन या वर्धन काल के राजाओं का भी शासन था, तो उन्हीं के समकालीन जो हुए वो हुए मौखरी वंश। और हम देखते भी हैं कि मौखरी वंश के जो राजा हुए थे ग्रहवर्मा, उनका विवाह हुआ था राज्यवर्धन की बहन या हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री से, तो ये एक दूसरे के समकालीन रहे होंगे। तो इन्होंने कानकुब्ज नगर अर्थात कन्नौज में 600 ईस्वी में अपना राजधानी क्षेत्र बसाया। और इसमें जो सबसे पहला राजा हुआ वो हुआ हरिवर्मन जो कि संस्थापक भी माने जाते हैं और प्रथम शासक 510 एना डोमनी में इन्होंने मौखरी वंश की स्थापना की कानकुब्ज नगर में कन्नौज में। इसके बाद आदित्य वर्मन हुए इन्हीं के उत्तराधिकारी और उसके बाद हुए ईश्वर वर्मन जो राजा थे उन्होंने गुप्त वंश की राजकुमारी उपगुप्ता से विवाह किया था। और इसके बाद जो इनके अगले उत्तराधिकारी हुए वो हुए ईशान वर्मन जो कि कुमारगुप्त तृतीय ने इन्हें पराजित किया था। ईशान वर्मन को कुमारगुप्त तृतीय जो कि नरसिंह गुप्त के पुत्र थे, या हम कहें कि कुमारगुप्त तृतीय थे वो भानुगुप्त के भाई थे। जब मैंने गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ाया था तो एक फैमिली ट्री बताई थी आपको, जिसमें हमने शुरू में देखा था कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो उस फैमिली ट्री को आप याद रखें क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो नरसिंह गुप्त थे जिनको बलादित्य की उपाधि भी दी गई थी, नरसिंह गुप्त के पुत्र हुए थे भानुगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। तो कुमारगुप्त तृतीय ने ईशान वर्मन को पराजित किया और ईशान वर्मन के जो पुत्र हुए वो हुए सर्ववर्मन। तो कुमारगुप्त तृतीय से अपने पिता की हार का बदला इन्होंने अगले जो कुमारगुप्त तृतीय के उत्तराधिकारी हुए दामोदर गुप्त, उनको पराजित करके अपने पिता की हार का बदला लिया था। अर्थात ईशान वर्मन के पुत्र हुए सर्ववर्मन और कुमारगुप्त तृतीय के जो उत्तराधिकारी हुए वो दामोदर गुप्त। कुमारगुप्त तृतीय ने ईशान वर्मन को हराया, तो ईशान वर्मन के जो पुत्र थे सर्ववर्मन, अपने पिता की हार का बदला इन्होंने लिया था इनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त तृतीय के उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को पराजित करके। ठीक है, दामोदर गुप्त के जो पुत्र हुए वो महासेन गुप्त हुए और महासेन गुप्त के बाद जो इनके पुत्र हुए वो हुए देवगुप्त। तो सर्ववर्मन के बाद जो मौखरी वंश के उत्तराधिकारी हुए वो हुए अवंती वर्मन के बाद जो उत्तराधिकारी हुए या अंतिम शासक हुए वो थे ग्रहवर्मन विवाह हुआ था राज्यश्री से, जो किसकी बहन थी? वर्धन वंश के राजा राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की। तो इन्होंने विवाह किया राज्यश्री से, जिसके कारण इस विवाह से नाखुश होकर देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। और मैंने फिर बताया था कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया था। देवगुप्त को पराजित करने के पश्चात ही जो शशांक था गौड़ शासक बंगाल का, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी और तत्कालीन परिस्थितियों में जो राजा बने थे वो बने थे राजा हर्षवर्धन, या हम कहें कि ग्रहवर्मन थे वो मौखरी वंश के अंतिम शासक थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं वो ग्रहवर्मन ही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश में दो शाखाएं हुई थी, जिसमें एक थी महेशमती की शाखा और दूसरी थी त्रिपुरी शाखा। तो जो महेशमती शाखा है ये हय्यई वंश के कार्तवीर्य अर्जुन, जिनके बारे में मैंने पौराणिक कालखंड में जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कार्तवीर्य अर्जुन हय्यई वंश के राजा थे। और जो महेशमती शाखा थी
कलचुरी वंश की, वो भी उन्हीं के वंशज थे, कार्तवीर्य अर्जुन के। तो हय्यई वंश के राजाओं के जो वंशज हुए वो कहलाए कलचुरी वंश के राजा, उन्हें ही कहा गया हय्यई कलचुरी। तो पुराणों में जो हय्यई कलचुरियों का उल्लेख मिलता है, जो कार्तवीर्य अर्जुन के वंशज थे, उनकी दो शाखाएं थी, जिसमें एक थी महेशमती और दूसरी थी त्रिपुरी। जो महेशमती शाखा थी उनका जो राजधानी क्षेत्र था या शासन का क्षेत्र था वो महेशमान था, और जो त्रिपुरी शाखा थी उनका जो शासन का क्षेत्र था वो था त्रिपुरी वाला क्षेत्र, अर्थात जबलपुर वाला क्षेत्र, डावाल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे महेशमती शाखा। महेशमती शाखा में एक बात और याद रखिएगा कि जो कलचुरी वंश है इसका उल्लेख मिलता है मलकापुरम शिलालेख में, और ऐसा कहा गया है कि मलकापुरम शिलालेख में कहा गया है कि कलचुरियों का जो शासन था वो 1240 ईस्वी तक रहा। अभी हम जब त्रिपुरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे, युवराज देव वगैरह राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें देखेंगे कि मध्यकाल में भी कलचुरी वंश के राजाओं का शासन रहा है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मलकापुरम शिलालेख में। मलकापुरम शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि जो कलचुरी वंश के राजा थे उनका जो शासन था वो 1240 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो कलचुरी वंश में जो प्रमुख राजा हुए महेशमती शाखा के वो थे कृष्णराज, जो कि वास्तविक संस्थापक थे, दूसरा शंकरगढ़ और तीसरा था बुद्धराज। तो चलिए देखते हैं महेशमती शाखा के बारे में। महेशमती शाखा की जो राजधानी क्षेत्र था वो था महेश्वर, खरगोन वाला क्षेत्र, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, महेश्वर। 248 एना डोमिनी में कलचुरी संवत की शुरुआत हुई। हमने 3 संवतों के बारे में पढ़ चुके हैं, एक शक संवत और दूसरा गुप्त संवत और तीसरा कलचुरी संवत। तो जो शक संवत है वो 78 एना डोमिनी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गुप्त संवत 319 एना डोमिनी में, और कलचुरी संवत 248 एना डोमिनी में प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी। जो शक संवत की शुरुआत की थी वो कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उनके द्वारा शक संवत की शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने उज्जैन के जो शक क्षत्रप थे उनको इसी समय पराजित किया था, और एक नए युग के रूप में एक नए कैलेंडर की शुरुआत की, वो कहलाया शक संवत 78 एना डोमिनी में। ठीक है, गुप्त संवत जिसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिन्हें महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। तो हमने देखा था कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम ने जब गुप्त वंश की स्थापना की थी तो उसी दिन से एक नए युग का, एक नए कैलेंडर का प्रारंभ किया, उसे कहा गया गुप्त संवत। वो कब से शुरू हुआ? 319 एना डोमिनी से। ठीक है, और जो कलचुरी संवत है उसकी शुरुआत हुई थी 248 एना डोमिनी से, कलचुरी वंश के राजाओं ने। ये तो हो गए संवतों के बारे में, कैलेंडर के बारे में। चलिए देखते हैं कि जो कृष्णराज थे जिन्होंने 550 एना डोमिनी में एक नए वंश की स्थापना की, कलचुरी वंश की, जो कि कौन सी शाखा थी? महेशमती। कलचुरी वंश की महेशमती शाखा की जो स्थापना थी या वास्तविक संस्थापक थे वो थे कृष्णराज, और इन्हीं को कलचुरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि अर्थात होता है प्रथम, प्राचीन। आपने एक शब्द सुना होगा आदि योगी। भगवान शिव को आदि योगी की संज्ञा दी गई है, प्रथम योगी के रूप में उन्हें संज्ञा दी गई है। और वैसे भी आपने यदि कभी सुना हो ईसा फाउंडेशन के बारे में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की है आदि योगी की, भगवान शिव की। आदि योगी की जो प्रतिमा स्थापित की गई, ईसा फाउंडेशन के जो प्रमुख है वो है सदगुरु, और उन्हीं के द्वारा कोयम्बटूर तमिलनाडु में आदि योगी अर्थात भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, मौका मिले तो जरूर विजिट करिएगा। चलिए देखते हैं, कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष कहा गया, और इनसे संबंधित जो चांदी के सिक्के हैं, किससे? कृष्णराज से संबंधित, वो मध्य प्रदेश के बैतूल और जबलपुर में पाए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में नासिक और अमरावती क्षेत्र में भी पाए गए हैं। नासिक ये वही क्षेत्र है जहाँ पे भगवान लक्ष्मण ने नाक काटी थी शूर्पणखा की, इसलिए उसका नाम ही जो संस्कृत शब्द है नासिका, नासिका अर्थात नाक, तो उसी से शब्द बना नासिक। ठीक है, जो इनके पुत्र हुए वो है शंकरगढ़। 550 से 575 एना डोमिनी तक ईस्वी तक कृष्णराज का शासन रहा। उसके बाद 576 से लेकर 600 ईस्वी तक उनके पुत्र शंकरगढ़ ने शासन किया। इनके जो सामंत थे वो थे निरिहुलक,
इनके जो सामंत थे वो थे निरिहुलक इनके सामंत थे। और उज्जैन के विजय शिविर में एक अधिपत्र जारी किया गया जिसे कहा गया अमोना अधिपत्र। उज्जैन से जारी किया गया अमोना अधिपत्र, और वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें नासिक से, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इसके बाद शंकरगढ़ के जो पुत्र हुए वो थे बुद्धराज। बुद्धराज का जो शासनकाल था वो था 600 एना डोमनी से लेकर 620 एना डोमनी तक। और चालुक्य नरेश मंगलेश, चालुक्य वंशीय राजा थे मंगलेश, इन्होंने बुद्धराज को पराजित किया था। बुद्धराज के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो बतनगर, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है, नासिक में स्थित है, उसमें एक उल्लेख है बड़नगर अनुदान का। उस काल में भूमिदान हेतु एक अनुदान जारी किया जाता था। तो बड़नेर अनुदान जो कि विदिशा से जारी किया गया है, बुद्धराज के बारे में ऐसा उल्लेख आता है कि बतनगर अर्थात नासिक जो कि महाराष्ट्र चांदेर में स्थित है, बतनगर में भूमिदान के उद्देश्य से एक अनुदान जारी किया गया विदिशा से, जिसे कहा गया बड़नेर अनुदान। इसे किससे संबंधित है? बुद्धराज से, और यही अंतिम शासक थे, क्योंकि बुद्धराज को पराजित किसने कर दिया था? चालुक्य वंश के राजा मंगलेश ने। ये कलचुरी वंश के महेशमती शाखा के अंतिम राजा हुए। इसके बाद जो आती है वो आती है त्रिपुरी शाखा, कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा। जो त्रिपुरी शाखा है वो हम पढ़ेंगे मध्यकाल में, ठीक है। तो जो महेशमती शाखा है वो प्राचीन काल के अंतर्गत आती है, और जो त्रिपुरी शाखा है कलचुरी वंश की वो आती है मध्यकाल में, अर्थात 800 एना डोमनी तक के कालखंड को हम पढ़ चुके होंगे। प्राचीन काल की हमारी अंतिम क्लास है, और इसके बाद जो प्रारंभ होगा वो होगा मध्यकाल। जिस दिन हम रिवीजन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने एक अज्ञात काल से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, और धीमे धीमे आते 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 हम 800 एना डोमनी तक पहुंच चुके हैं, 800 ईस्वी तक पहुंच चुके हैं। अब हमारी जो यात्रा होगी वो पूर्व मध्यकाल अर्थात 800 से 1200 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल जो कि 1200 से 1800 ईस्वी तक चलेगा, और 1800 ईस्वी के बाद हम आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। यही हमारे यात्रा के पड़ाव होंगे। हम प्राचीन काल समाप्त होने के पश्चात अपनी यात्रा को थोड़ा विराम देंगे, और उसी दौरान हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे लोगों के सुझाव भी आए हैं कि सर कंपटीशन की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से अंग्रेजी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, तो उसको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा यही विश्वास रहेगा कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। मेरे कहने के मायनों को आप समझ गए होंगे, इंग्लिश और अंग्रेजी में अंतर को भी समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।